क्या मोदी साहब के पास इतना मैंडेट है कि वो पहले की तरीके से अपने तमाम जो भी उनकी टारगेट्स हैं उसको अचीव कर पाएंगे? देखिए आलिया जी, इसमें कि पिछले 2-3 दिनों से मैं ये जो रिजल्ट आया है उसके ऊपर मैंने जितने भी एनालिसिस सुने हैं, मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट बोल रहे हैं कि अब जो रिफॉर्म्स हैं वो स्लो हो जाएंगे। राइट, मेरा ये मानना नहीं है, क्योंकि जितना मैंने मोदी जी और जो पूरी कोर टीम है उनको समझा है, गुजरात में जो मैंने उनका रूल देखा है, मेरी समझ ये है कि ये हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ऑपोजिशन के बहुत सारे एमपीज खुद ही बीजेपी ज्वाइन कर ले, जो इलेक्टेड एमपीज हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मोदी जी का जो विजन है उस पे कोई ये डाउट नहीं है उस विजन के अंदर इंटेंशन का कि भारत को ऊंचाई पे ले जाना है। राइट, तो जो इलेक्टेड एमपीज भी हैं, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से हो, या अदर्स भी 80 सीट्स हैं जो इंडिपेंडेंट कोई पार्टी से नहीं है। राइट, वैसे भी 80 एमपीज हैं। ठीक है, तो मुझे तो ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिखाई देती है कि सब बहुत सारा ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि जो बड़े रिफॉर्म्स होने हैं उसमें कौन क्रेडिट क्लेम करना नहीं चाहेगा, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा, जो रिफॉर्म्स की स्पीड की बात हो रही है, क्योंकि उनका थर्ड टर्म है, तो मुझे नहीं लगता कि स्पीड में कोई कमी आने वाली है, क्योंकि अब तो बिंदास होकर वो रिफॉर्म्स डाल सकते हैं। क्योंकि अगर वो रिफॉर्म पास नहीं होगा तो वो इलेक्शन बुला लेंगे, बहुत इजी है अब तो। इनफैक्ट जब मेजॉरिटी गवर्नमेंट होती है, तब जब आप कोई भी रिफॉर्म लेके आते हो तो उसका पूरा का पूरा ब्लेम और क्रेडिट दोनों तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे अकाउंट में जाता है। राइट, अब क्योंकि कोएलिशन गवर्नमेंट है, तो अगर रिफॉर्म पास नहीं होता है तो उसका ब्लेम जो नहीं पास होने दे रहे उनके ऊपर लगेगा, विच इज एक्चुअली अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन फॉर द पार्टी। मतलब मैंने तो ये इस पर ट्वीट भी किया कि पहला रिफॉर्म डालो, 10 लोग निकल लेंगे गवर्नमेंट में से तो 10 नए आएंगे, फिर दूसरा रिफॉर्म डालो, 10 निकल लेंगे, 10 नए आएंगे, और फिर उसी स्पीड से आप आगे बढ़ो। और अगर कोई नहीं ज्वाइन करता तो इलेक्शन बुला लेना। इट्स वेरी इजी, इनफैक्ट इट इज मोर इजियर देन अ फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट, ऐसा मुझे लगता है। राइट, क्योंकि फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट में ये होगा कि अगर आप कुछ रिफॉर्म लेके आए और उसमें कुछ ऐसे क्लॉजेज हैं जो जिसके साथ मासेस कंफर्टेबल नहीं है, तो उसका पूरा ब्लेम भी आपको अकेले को लगता है। पास तो हो जाएंगे बिकॉज यू हैव द नंबर्स, बट कोएलिशन में ये होगा कि अगर कुछ ऐसे क्लॉजेज हैं या उन्होंने पास नहीं होने दिए रिफॉर्म्स, तो आपके पास रीजन है, वैलिड रीजन है ये बोलने का कि दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग द मैंडेट, वी आर कॉलिंग द इलेक्शंस। तो मुझे नहीं लगता कि रिफॉर्म्स की स्पीड में बिल्कुल भी कोई कमी आने वाली है। इनफैक्ट अब डबल स्पीड में हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा एनालिसिस है, आई कुड बी रॉन्ग, क्योंकि 99% एनालिस्ट अलग चीज बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि डिफिकल्ट हो जाएगा रिफॉर्म, मुझे नहीं लगता। दूसरा, क्योंकि कोएलिशन पार्टनर्स हैं, इतना मैं अग्री करता हूं कि जिस स्टेट से वो आते हैं कोएलिशन पार्टनर्स, वो अपने स्टेट्स के लिए कुछ बेनिफिट्स मांगेंगे। ये नेचुरल सी चीज होती है कि भाई आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो आप बोलोगे भाई मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में थोड़ा ये ज्यादा फंडिंग होना चाहिए, दैट इज नेचुरल। पर मैं इस पर डिफर करता हूं कि रिफॉर्म्स नहीं आएंगे या डिले हो जाएंगे, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगता है। इनफैक्ट मुझे लगता है इट्स अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन। ओके, तो डॉक्टर अंकित, अब उनकी नई कैबिनेट में आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे, कौन कौन आ रहा है? खास तौर पर जब हम फॉरेन पॉलिसीज की बात करते हैं, क्या डॉक्टर जयशंकर और इसी के साथ और जो बड़े नाम हैं, उनके जो करीबी लोग हैं, उनमें से आप किसको उसमें देख रहे हैं, या कोई नई भी इसके अंदर इंडक्शन होगी? देखिए आलिया जी, जहां तक मेरी समझ है, कोर जितनी कोर मिनिस्ट्रीज है वो भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहेगी। तो फॉरेन मिनिस्टर में मुझे नहीं लगता कोई चेंज होगा या टीम में कोई बदलाव होगा टॉप मिनिस्ट्रीज में। ठीक, लेकिन दूसरे जो बाकी के मिनिस्ट्रीज होते हैं उसमें नए आ सकते हैं कोएलिशन पार्टनर्स में से।
दैट इज वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि वो लोग सब बोलेंगे भाई हमारा भी इतना रिप्रेजेंटेशन है, बट कोर मिनिस्ट्रीज मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के बाहर जाएंगी, अभी तो नहीं लगता है। ठीक, जहां तक सवाल इस बात का है कि क्या उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सबसे बड़ा जो सबका एक्सपेक्टेशन था स्पेशली आफ्टर राम मंदिर कि उत्तर प्रदेश में तो मेजॉरिटी आएगा, तो वहां पे जो भी कैलकुलेशन में या जो लैकिंग हुआ, आई थिंक उस पर दे हैव स्टार्टेड वर्किंग कि इसमें क्या एक्चुअली गैप रह गया जो ऐसा रिजल्ट आया है, बिकॉज दैट इज द मेन स्टेट जहां से अगर वो सीट्स आ जाती तो नंबर्स कंफर्टेबल, मतलब पूरा मेजोरिटी आ जाना था इजीली, लेकिन क्योंकि डॉक्टर अंकित मैं भी समझती हूँ कि जो यूपी है उसकी तरफ से जो ये चीज हुई है उससे ज्यादा फर्क पड़ा। अगर यूपी में ये ना होता तो फिर तो आप और जगहों से कुछ चली भी जाती तो कोई इसमें खास उसमें नहीं डिफरेंस आ रहा। करेक्ट। तो बाकी के कुछ स्टेट्स में है, जैसे महाराष्ट्र में इतना, मतलब इससे बेटर हो सकता था कुछ परफॉर्मेंस, राजस्थान में भी बेटर थोड़ा हो सकता था, लेकिन मेन जो है वो उत्तर प्रदेश का लॉस है। एंड आई थिंक दे आर स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, क्योंकि वहां तो आप जानते हैं योगी जी है, सो ही इज ऑल्सो वेरी क्विक। तो आई थिंक दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन के कहाँ पे गैप्स हुए हैं, दे विल फिल इन द गैप्स। तो मतलब जो भी रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, दे विल बिगिन द प्रोसेस। अच्छा, क्या इसमें मुस्लिम फैक्टर है? क्योंकि मैं तो ये भी सुन रही थी कि है, और लोग ये भी कह रहे थे कि नहीं मुसलमानों ने भी उनको वोट दिया। नहीं, देखिए हर बार भारतीय जनता पार्टी को कुछ स्मॉल प्रपोर्शन में मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी वोट मिलते हैं, हर बार मिलते हैं, तो इस बार भी मिले हैं कुछ, पर अच्छा खासा कुछ सीट्स में, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव की है उत्तर प्रदेश में, दे आर सीन एज मोर प्रो मुस्लिम, तो बहुत अच्छे खासे वोट्स वहां पोलराइज हुए हैं और समाजवादी पार्टी को गए हैं। तो आई थिंक वहां पे बड़ा लॉस हुआ है थोड़ा। क्या ये जो अब थर्ड टर्म है इसकी, और जिस तरीके से आई है, जो बीच में जो कुछ हुआ, जो हम अभी बात कर रहे थे, मुझे तो ऐसा लगता है कि फोर्थ टर्म भी बीजेपी की है इसके बाद। क्योंकि इसके बाद जो सबक जो हासिल कर लिया, जो लर्न कर लिया या करेंगे, तो वो ऐसा होगा कि किसी भी कीमत पर अगली टर्म जो है वो ऐसा कुछ नहीं होने देंगे कि किसी और के पास जाए। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? नहीं, फोर्थ टर्म इनका फिक्स है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एंड इनफैक्ट जितना मुझे समझ में आ रहा है, उत्तर प्रदेश से भी जो फीडबैक आ रहा है वो लोगों को खुद को भी अफसोस हो रहा है, क्योंकि प्रोबेबली दे डिड नॉट एक्सपेक्ट कि इतना ज्यादा उनका एक वोट से चेंज हो जाएगा। ठीक, तो आई थिंक वो वहां के लोग भी अब ये रेक्टिफाई करना चाहते हैं, ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग है। तो अब जब भी इलेक्शन आएगा, वी डोंट नो, चांसेस अच्छे खासे हैं कि बीच में ही आ जाए इलेक्शन, ऐसा लगता है, पॉसिबल है बिफोर द टर्म कंप्लीट्स, क्योंकि रिफॉर्म्स तो फुल स्पीड में जाएंगे। ठीक, जहां पर भी अटकेगा तो नया वो इलेक्शन ही आ जाएगा। ठीक है, सो इट लुक्स लाइक कि अब जब भी इलेक्शन आएगा तो इसका बेनिफिट मिलना है, ये जो नंबर्स आए हैं उसकी वजह से। लेकिन क्या आप समझते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट फेस्टिवल जिसको कहा गया वो इलेक्शन करवाना आसान होगा? इलेक्शन का तो कभी कोई गवर्नेंस में तो मैटर कभी था ही नहीं। टर्म कंप्लीट किए बगैर आप कह रहे हैं ना कि इलेक्शन आ जाएगा, ये कह रहे हैं आप? पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल। तो फिर उस सूरत में तो अगर मोदी साहब की टर्म हाफ होती है या उससे, तो फिर इसका मतलब है कि उसमें भी फिर वो अगले में भी वही आएंगे, अगर इलेक्शन वक्त से पहले होते हैं। सर वही आएंगे मोदी जी एज अ कैंडिडेट, इज व्हाट यू आर सेइंग। ओह यस, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे उन विदेशी नेताओं में शामिल हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भूटान, नेपाल, मॉरिशस के नेताओं को भी आमंत्रित किए जाने की संभावना है। 2019 में इस कार्यक्रम में वीवीआईपी सहित 8000 से अधिक अतिथि शामिल हुए थे। बीते मंगलवार 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, जिसमें एनडीए की सरकार को 292 सीटें मिली, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली।
सूत्रों के अनुसार मोदी 8 जून को रात करीब 8 बजे शपथ ले सकते हैं, क्योंकि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने लोकसभा चुनाव में 292 सीटें जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक ने 234 सीटें हासिल की हैं।